डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी का इमरजेंसी प्रोविजंस। तो वेलकम टू ऑल, सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोग पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए। हम जो बात बोलेंगे उसको नोट डाउन कीजिएगा। जो अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके लिखिएगा और एक नोट्स बनाइए, फिर उसको बार बार रिवीजन कीजिए। एक दो बार वीडियो को देखिए, सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो आज हम शुरू करेंगे आपातकाल, इमरजेंसी प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे बनता है कि आपातकाल जैसी प्रावधानों को शामिल क्यों किया गया, इसका क्या उद्देश्य है। तो शामिल क्यों किया गया और इसका क्या उद्देश्य है, पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक और जान लेते हैं। जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजंस की बात है, ये भारतीय संविधान के भाग 18 में यानी पार्ट 18 में इसको शामिल किया गया है। और इसमें जो बात की गई है आर्टिकल और इमरजेंसी प्रोविजंस की जो बात है वो आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच में होता है, यानी अनुच्छेद 352 से 360 के बीच के आर्टिकल्स में इमरजेंसी प्रोविजंस यानी आपातकाल की बात की गई है। तो हम लोग बात करते हैं अब कि क्यों लाया गया, इस चीज को क्यों शामिल किया गया और इसका उद्देश्य क्या था। तो इन प्रावधानों को शामिल क्यों किया गया था कि केंद्र एक ऐसी असामान्य स्थिति को प्रभावी रूप से समाप्त कर सके। मतलब कि असामान्य स्थिति, जब जैसे मान लो कि भारत जैसे देश में कोई असामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाती, जैसे मान लो अभी सामान्य स्थिति है और कुछ असामान्य स्थिति हो गया, जैसे मान लीजिए कि युद्ध हो गया या कोई बाहरी देश आक्रमण कर दिया या सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो इस तरह से देश में एक आंतरिक अशांति सी फैल जाती है। यानी कि जैसे अशांति फैलेगा तो देश में असामान्य स्थिति हो जाएगा। तो असामान्य स्थिति को कंट्रोल करने के लिए भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस की बात किया गया, यानी आपातकाल की बात की गई। ठीक, तो इसलिए शामिल किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या है, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। इसका उद्देश्य था कि संप्रभुता, एकता, अखंडता और राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखना, ताकि जब ये सब एक मतलब एकाग्र होकर के अगर रहेगा, अगर सभी लोग भाईचारा के साथ रहेगा, तो इससे क्या होगा कि देश में जो आंतरिक अशांति है वो नहीं फैलेगा। अगर कोई बाहरी आक्रमण हमारे देश पर, अगर कोई बाहरी आक्रमण हो भी जाता है, अगर हमारा देश अखंड है, अगर हमारा देश टूटा हुआ नहीं है, हम सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो कोई बाहरी शक्ति को भी परास्त आसानी से किया जा सकता है। इसलिए जो है इसका मेन उद्देश्य था इमरजेंसी प्रोविजंस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाने का, कि संप्रभुता, एकता, अखंडता और राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लाया गया था। तो अब हम बात करते हैं आगे, आपातकाल में ही आगे बात करते हैं। से बात करते हैं कि भारतीय संविधान संघीय है, लेकिन आपातकाल के दौरान जो है ये एकात्मक हो जाता है। भारतीय संविधान संघीय है लेकिन आपातकाल के दौरान जो है ये एकात्मक हो जाता है। अब जैसे ही भारतीय संविधान एकात्मक होगा, अब क्या होगा कि एकात्मक होने के बाद जो भी शक्तियां हैं, सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाएगी। तो सभी शक्तियां केंद्र के पास अगर चला जाता है तो केंद्र क्या हो जाएगा, सर्वशक्तिमान हो जाएगा, केंद्र सर्वशक्तिशाली हो जाएगा। और जब आपातकाल लगा होता है तो उस दौरान कोई भी संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपातकाल लगा होता है तो संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स, बात कर लेते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस के कितने प्रकार होते हैं, यानी आपातकाल के कितने प्रकार होते हैं। तो आपातकाल के 3 प्रकार होते हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपात। तो हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपात की। पहला राष्ट्रीय आपात की बात करेंगे। तो राष्ट्रीय आपात जो है वो राष्ट्रपति लागू करेगा। मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पे राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात लागू करता है, न कि सिर्फ प्रधानमंत्री से। ध्यान रखिएगा, इसी
मतलब सिर्फ ऐसा एक बार 1975 में हो चुका था कि बिना मंत्रिमंडल के सलाह पर ही प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सलाह देकर के राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लगवा लिए थे, तो जिसका परिणाम आगे चल के बहुत बुरा देखने को मिला था। तो हम उस विषय में भी बात कर लेंगे कि राष्ट्रीय आपात तब लागू होगा जब युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, तब जाकर राष्ट्रीय आपात लागू होगा। तो सशस्त्र विद्रोह का पुराना नाम था आंतरिक अशांति। क्या हुआ कि 1975 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी पहली बार आंतरिक अशांति के आधार पे राष्ट्रीय आपातकाल लागू करवा दी थी। तो अब इसमें क्या हुआ कि उस समय जरूरत नहीं था कि राष्ट्रीय आपात लगाने का, लेकिन कि फिर भी इंदिरा गांधी लगवा दी। इसका नतीजा क्या हुआ कि 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर जब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आपात जब लगवाई, तो उस समय बिना मंत्रिमंडल के सलाह से राष्ट्रपति को कहकर राष्ट्रीय आपातकाल लगवा दिया, जिसका नतीजा हुआ कि बाद में मंत्रिमंडल को इंदिरा गांधी बताई। इसके कारण मंत्रिमंडल को ये बात हजम नहीं हुआ। जैसे ही हजम नहीं हुआ, सभी मंत्रिमंडल के जो भी सदस्य सब थे वो सब विद्रोह करने लगे, जिसका नतीजा क्या हुआ कि इंदिरा गांधी की सरकार 1977 में 1977 में जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस जो है वो हार गई थी और जनता दल के जीत हुआ। और जनता दल जो है वो आंतरिक अशांति के आधार पर जो राष्ट्रीय आपात लगा हुआ था उसको जांच करने के लिए एक कमेटी बना दिया, जिस कमेटी का नाम था शाह आयोग। तो ध्यान रखिएगा कि आंतरिक अशांति के आधार पर जो आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था उसके जांच करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, तो ध्यान रखिएगा शाह कमेटी बनाया गया था, यानी शाह आयोग बनाया गया था। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब हम लोग बात आगे करते हैं। यदि राष्ट्रपति को अगर आशंका हो जाए, राष्ट्रपति को आशंका भी हो जाए कि युद्ध होने वाला है या बाहरी आक्रमण होने वाला है या सशस्त्र विद्रोह होने वाला है, तो अगर उसको शक भी हो जाए तो राष्ट्रीय आपात को राष्ट्रपति लागू कर सकता है। तो अब क्या होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी प्रकार की उद्घोषणा किया जा सकता है, चाहे वह उद्घोषणा पहले हुआ हो या ना हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी प्रकार की उद्घोषणा किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान जो है 38वें संविधान संशोधन 1975 में लाया गया था। तो ध्यान रखिएगा इस तरह का प्रावधान जो है 38वें संविधान संशोधन 1975 में लाया गया था। अब क्या हुआ कि जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, तो उस समय बताया गया था कि राष्ट्रीय आपात जो है पूरे देश पर भी लागू होगा। राष्ट्रीय आपात जो है पूरे देश पर लागू होगा या किसी एक क्षेत्र पे भी लागू हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रीय आपात की जरूरत अगर बिहार में लगाने की आवश्यकता पड़ा, तो इससे बात करते हैं कि किसी भी विशेष क्षेत्र पे भी लगाया जा सकता है। जैसे मान लो कि राष्ट्रीय आपात लगाने की जरूरत अगर बिहार में पड़ा तो सिर्फ बिहार में भी लगाया जा सकता है, या यूपी में पड़ा तो यूपी में भी लगाया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय आपातकाल जब राष्ट्रपति के द्वारा लगाया तो पूरे देश में लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्षेत्र विशेष पे भी लगाया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि बाह्य आपातकाल किसे कहेंगे और आंतरिक आपातकाल यानी सशस्त्र आंतरिक आपातकाल किसे कहेंगे। तो इस बात को हम लोग समझते हैं कि युद्ध एवं बाह्य आक्रमण से जो आपातकाल लगेगा उसे हम लोग बाह्य आपातकाल कहेंगे, यानी युद्ध एवं बाह्य आक्रमण से जो आपातकाल लगेगा उसे हम बाह्य आपातकाल कहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं फिर कि सशस्त्र विद्रोह के कारण जो आपातकाल लगेगा उसे आंतरिक आपातकाल कहेंगे। यानी अगर सवाल आता है कि आंतरिक आपातकाल किसे कहा जाता है, तो सशस्त्र विद्रोह के कारण जो आपातकाल लगता है उसे आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। तो बात करते हैं फिर आगे कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हमारे मूल अधिकार पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है देश में तो हमारे मूल अधिकार पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड यानी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर
मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।